नमस्कार दोस्तों, विद्यादीप में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपी टेट 2013 में आए हुए मनोविज्ञान के प्रश्नों के बारे में। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और वीडियो यदि पसंद आता है तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन किसका है? यह कथन है वुरवर्थ का। संवेग, आपको ध्यान रखना है, संवेग में सर्वाधिक प्रश्न आते हैं किससे? मैकडूगल से। पूछा जाता है कि संवेगों के 14 प्रकार को किसने बताया? तो मैकडूगल ने कितने प्रकार के संवेग बताए हैं? 14 प्रकार के। और 14 प्रकार के संवेगों के साथ साथ इन्होंने बालक की 14 मूल प्रवृत्तियों को भी बताया है। मूल प्रवृत्ति, ठीक है। तो ये क्वेश्चन ध्यान रखिएगा कि पूछा जाए कि मूल प्रवृत्ति, 14 प्रकार की मूल प्रवृत्ति किसने बताई है? मैकडूगल ने। और उससे संबंधित 14 संवेग किसने भी बताए हैं? ये भी मैकडूगल ने बताया है। ठीक, यहाँ पर ये परिभाषा जो दी है वो वुरवर्थ ने दी है। आपको ये ध्यान रखना है, पियाजे जो है, पियाजे संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, ठीक। और इसके अलावा वैलेंटाइन और जो रॉस हैं, इन्होंने बाल्यावस्था में परिभाषा दी है, वो हम किसी और वीडियो में देखेंगे, उन पर डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, ये मैकडूगल के द्वारा दी गई 14 मूल प्रवृत्ति और 14 संवेग दिए गए हैं। यहाँ पे आप इनको नोट कर लीजिएगा, इनको याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन आता है कि कौन सा संवेग किस मूल प्रवृत्ति से संबंधित है, तो वो आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, शैक्षिक विकास में मूल्यांकन का अर्थ क्या है? तो मूल्यांकन का अर्थ है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। ये यूपी टेट के आंसर की में दिया हुआ आंसर है। वैसे मेरे हिसाब से मूल्यांकन का जो वास्तविक उद्देश्य है वो छात्रों की प्रगति का आकलन है, लेकिन यूपी टेट ने जो आंसर दिया है फिलहाल उसी को आप सही माने, और वहाँ पर दिया गया है ज्ञान क्षमता का मूल्यांकन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, पूर्वाग्रही किशोर या किशोरी अपने खालिस्तान के प्रति कठोर होते हैं। तो पूर्वाग्रही का मतलब होता है कि ऐसे किशोर या किशोरी जो किसी विषय के बारे में अपनी धारणा पहले से बनाए होते हैं। पूर्वाग्रही मतलब उनकी धारणा पहले से बनी हुई है। तो ऐसे किशोर या किशोरी अपने समस्या को लेकर के अत्यधिक कठोर होते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, विकास के 4 चरणों संवेदी, पेशीय, पूर्व संक्रियात्मक, स्थूल संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मकता की पहचान किसके द्वारा की गई? तो ये हमने पिछले पेपर में डिस्कस किया था कि ये है पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत, जिसमें उन्होंने बालक के बौद्धिक विकास की या संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताई हैं, जिसमें पहली है संवेदी पेशीय। संवेदी पेशीय की जो आयु है वो 0 से 2 वर्ष है। इसके बाद है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जो कि 2 से 7 वर्ष है। स्थूल संक्रियात्मक या इसको मूर्त संक्रियात्मक भी बोलते हैं, इसकी उम्र सीमा है 7 से 11 वर्ष। और औपचारिक या अमूर्त संक्रियात्मक जो अवस्था होती है वो 11 से 15 या 11 से अधिक, ठीक है दोस्तों। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है कि कौन से गुण अच्छे मानसिक स्वास्थ्य के नहीं है? तो अच्छा मानसिक स्वास्थ्य कौन सा नहीं हो सकता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बहुत अधिक विनीत होना या स्वयं में सीमित रहना। स्वयं में सीमित रहने से बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है, और सामाजिक विकास जब प्रभावित होगा तो उससे संबंधित अन्य विकास भी प्रभावित होंगे। तो अच्छे मानसिक स्वास्थ्य का लक्षण जो नहीं है वो क्या है? बहुत विनीत होना या स्वयं में सीमित होना, एकाकी होना। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अधिगम क्षमता निम्न में से किससे प्रभावित नहीं होती है? तो अधिगम क्षमता आनुवांशिकता से प्रभावित होती है, वातावरण से प्रभावित होती है, शिक्षण और प्रशिक्षण से तो होती है। राष्ट्रीयता, सीखने की क्षमता पर राष्ट्रीयता का कोई फर्क नहीं पड़ता है। राष्ट्रीयता का फर्क जो पड़ता है वो शारीरिक विकास या शारीरिक बनावट पर पड़ता है। जैसे आप अगर देखें कि अमेरिका के लोगों का स्ट्रक्चर देखें, शारीरिक स्ट्रक्चर देखें, और आप जापान के लोगों का शारीरिक स्ट्रक्चर देखें, आप देखकर ही समझ सकते हैं कि कौन जापान का होगा और कौन अमेरिका का। तो राष्ट्रीयता का प्रभाव जो है वो शारीरिक विकास पर तो पड़ता है, लेकिन जो सीखने की क्षमता है उस पर राष्ट्रीयता का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, किस अधिगम मनोवैज्ञानिक ने बाल अधिगम विकास में पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? तो किसने पुरस्कार को महत्व नहीं दिया है? थॉर्नडाइक ने दिया है, पावलोव ने दिया है, स्किनर ने दिया है। गुथरी ने पुरस्कार पर महत्व नहीं दिया है। यहाँ पर पुरस्कार का जो अर्थ है, पुरस्कार का मतलब है पुनर्बलन से, पुनर्बलन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई बार पूछा जाता है कि पुनर्बलन को
किस व्यवहारवादी ने या किस व्यक्ति ने पुनर्बलन को स्वीकार नहीं किया है या सीखने में पुनर्बलन के महत्व को नहीं माना है? तो थॉर्नडाइक, पावलोव और स्किनर के जो सिद्धांत हैं वो पुनर्बलन पर ही आधारित हैं, लेकिन गुथरी ने जो सिद्धांत दिया है, गुथरी का सिद्धांत है समीपता का सिद्धांत, समीपता का सिद्धांत। ठीक, तो इन्होंने पुनर्बलन के महत्व को नकार दिया है। ठीक है, इसके अलावा इनके और इसी का और नाम है समीपता का सिद्धांत, एक इसी का नाम दिया गया है प्रतिस्थापन का सिद्धांत, एक और इसी को नाम दिया गया है नवीनता का सिद्धांत। इसको डिटेल में हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपको याद रखना है कि पुनर्बलन को किसने महत्व नहीं दिया है? गुथरी ने नहीं दिया। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस एक से शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलती है? तो किससे शिशु के अधिगम को सहायता नहीं मिलेगी? अधिगम को कौन प्रभावित नहीं करेगा? अनुकरण करता है, अनुकरण के द्वारा अधिगम होता है। अभिप्रेरणा तो अधिगम का पहला स्टेप ही है। इसके अलावा पुरस्कार, यह एक पुनर्बलन है, तो ये भी जो है अधिगम को मदद करता है अधिगम में। स्कूल का बस्ता, स्कूल का बस्ता किसी तरह से जो है अधिगम में मदद नहीं करता है। तो ये सरल क्वेश्चन था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वयं केंद्रित अवस्था होती है, तो ये इसका आंसर है दोस्तों 3 से 6 वर्ष। ये आत्म केंद्रित या स्व केंद्रित अवस्था होती है। और पूछ लिया जाए कि ये किसने बताया है कि 3 से 6 वर्ष की अवस्था जो है वो आत्म केंद्रित होती है, तो ये बताया है कोहलबर्ग ने। कोहलबर्ग के बारे में आप लोग जानते होंगे, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है, नैतिक विकास का सिद्धांत दिया है। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, माँ बाप के साये से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है? तो दोस्तों ये इसका सही आंसर है पूर्व किशोरावस्था से। जब बालक किशोरावस्था में प्रवेश करता है तो वो चाहता है कि वो माँ बाप के साये से बाहर निकले और अपने साथी समूहों के साथ जो है बैठे उठे या फिर उनके साथ रहे। अगला क्वेश्चन है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है। तो ये ध्यान रखना है कि मानसिक परिपक्वता अपनी ऊंचाइयों को कब छूता है? किशोरावस्था में। मतलब किशोरावस्था में मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है और इसकी आयु जो है बताया गया है कि 14 वर्ष तक मानसिक विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम क्या है? तो सीखने के नियम 3 हैं। वैसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर है तत्परता से। तत्परता तो मूलभूत जो नियम दिए हैं या सीखने के जो नियम दिए हैं वो दिए हैं थॉर्नडाइक ने। थॉर्नडाइक ने सीखने के नियमों को 2 भाग में बांटा है, मुख्य नियम भी बांटे हैं और गौड़ नियम, मुख्य नियम और गौड़ नियम। मुख्य नियम में इन्होंने 3 नियम दिए हैं। पहला नियम दिया है तत्परता का, तत्परता। दूसरा नियम अभ्यास का नियम और तीसरा दिया है प्रभाव का नियम। तो मुख्य नियमों में 3 हैं। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है। अधिगम के नियमों से एक क्वेश्चन निश्चित रहता है। आपको ये तीनों नाम याद रखने हैं। गौड़ नियम में भी 5 प्रकार के नियम बताए गए हैं। ठीक है, तो इनको आप नाम याद रखेंगे तो आप ये क्वेश्चन जरूर कर पाएंगे। तो इनमें जो पहला है वो सबसे प्रमुख है, वो तत्परता है। तत्परता का मतलब होता है तैयार होना। तैयार मतलब कि आप किसी चीज़ को सीखने के लिए तैयार हैं। तो सीखने का जो मूलभूत नियम है वो है, मूलभूत नियम किससे संबंधित है? तत्परता से। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सीखने की प्रक्रिया को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो सीखने की प्रक्रिया को कौन प्रभावित करता है? अनुकरण, प्रशंसा, निंदा, प्रतियोगिता, ये सभी। ठीक है, ये तो सरल क्वेश्चन था। अगला है, बालकों को सीखने में प्रेरणा को किस रूप में उपयोगी माना जाता है? तो सीखने में जो प्रेरणा है किस रूप में उपयोगी मानी जाएगी? इसके आंसर में बालक की व्यक्तित्वता का आदर, पुरस्कार एवं दंड, प्रशंसा एवं भर्त्सना और ये सभी। तो ये सभी प्रकार से जो है बालक को प्रेरित किया जा सकता है। पुरस्कार और दंड देकर भी सकारात्मक नकारात्मक प्रेरणा मिलती है या पुनर्बलन मिलता है। इसके बाद प्रशंसा या भर्त्सना करना, भर्त्सना का मतलब उनकी निंदा करना। तो ये सभी प्रकार हैं जिसके द्वारा बालक को प्रेरणा दी जा सकती है, इसलिए इसका सही आंसर है उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते हैं? तो बालकों को प्रेरित करने हेतु किसका प्रयोग आप नहीं करते हैं? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, उनकी अत्यधिक प्रशंसा। उनकी अत्यधिक प्रशंसा करके हम उनको प्रेरित नहीं करते।
अगला क्वेश्चन है, बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया गया है? बुद्धि एवं सृजनात्मकता ये दोनों एक दूसरे से ही सहसंबंधित है। बुद्धि और सृजनात्मकता, तो इनमें इनके बीच में कैसा धनात्मक संबंध है? दोस्तों आप क्वेश्चन डिस्प्ले होते ही आप उसको पॉज करके पहले स्वयं उनको हल करने का प्रयास कीजिए और उसके बाद आंसर को मैच कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है 17, कक्षा में अनुशासन बनाए रखने के लिए सर्वाधिक प्रभावशाली उपाय क्या है? अनुशासन बनाए रखने के लिए पहला ऑप्शन है कि छात्रों को बाहर कर देना अनुशासनहीन, गलत है। शिक्षक को रोचक एवं व्यवहारिक होना चाहिए, ये सही हो सकता है। छात्रों के अभिभावकों को सूचित करें, ये गलत है। अनुशासनहीन छात्रों को विशिष्ट सुविधाएं दें, ये भी गलत है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था में बच्चों के क्रियाकलाप कैसे होते हैं? ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इससे संबंधित हर परीक्षा में एक आध क्वेश्चन जरूर आता है। इसका सही आंसर है मूल प्रवृत्ति। जो बालक का व्यवहार होता है शैशवावस्था में वो मूल प्रवृत्ति पर आधारित है। इसको सही से ये प्रिंट नहीं हुआ है, इसको बोलते हैं मूल प्रवृत्त्यात्मक। मूल प्रवृत्त्यात्मक बालक का जो व्यवहार होता है मूल प्रवृत्त्यात्मक होता है, मतलब मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। अब मूल प्रवृत्तियाँ क्या होती हैं? ऐसी प्रवृत्तियाँ जो बालक जन्मजात लेकर आता है। इस उदाहरण के तौर पे आप ऐसे समझ सकते हैं कि बंदरों की जो मूल प्रवृत्ति है वो छीनने की है। जैसे उनके सामने आप कुछ खाने वाली चीज़ लेके जाते हैं तो वो छीन लेते हैं, तो ये बंदरों की मूल प्रवृत्ति है। ऐसे ही बालकों में जन्मजाति कुछ प्रवृत्तियाँ होती हैं जिसमें शुरुआती उनके जो व्यवहार होते हैं वो मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होते हैं। अगला क्वेश्चन है कि जिन विद्यालयों में समय की शिक्षा दी जाती है उसकी शिक्षकों को किस क्षेत्र में विशेष में प्रशिक्षित करना चाहिए? समय की शिक्षा, दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है, एक तो होता है विशिष्ट शिक्षा। विशिष्ट शिक्षा मतलब ऐसी शिक्षा जिसमें विशिष्ट बालकों के लिए विशिष्ट विद्यालय खोले जाते हैं। एक होती है समय की शिक्षा। समय की शिक्षा में ऐसी शिक्षा है जिसमें एक ही विद्यालय के अंतर्गत सामान्य बालकों को भी पढ़ाया जाता है और विशिष्ट बालकों को भी पढ़ाया जाता है, लेकिन कक्षाएं अलग अलग होती हैं या बैठने की व्यवस्था अलग अलग होती है। इसके बाद जो वर्तमान शिक्षा का प्रारूप है वो है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का मतलब है कि ऐसी शिक्षा जिसमें एक ही कक्षा के अंदर सामान्य और विशिष्ट प्रकार के बालकों को एक साथ बिठाते हैं। तो यहाँ पूछा जा रहा है समय की शिक्षा जिस विद्यालय में दी जाती है उनके शिक्षकों को कैसे प्रशिक्षित करना चाहिए? तो यहाँ पर आपका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए कि इन्हें विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान करना आना चाहिए और उनका शिक्षण कैसे करना चाहिए इसका भी प्रशिक्षण दिया जाए। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस समूह के बच्चों को समायोजन की समस्या होती है? जो समायोजन की समस्या आपको ये ध्यान रखना है उन बच्चों को होती है जो बच्चे विशिष्ट होते हैं। सामान्य बच्चों को समायोजन की समस्या नहीं होती है। तो जो बच्चे विशिष्ट होंगे उनमें से आपको पहचानना है कौन से होंगे। औसत बुद्धि वाले, ये विशिष्ट नहीं है। ग्रामीण बच्चे, ये विशिष्टता को प्रदर्शित नहीं करते हैं, ग्रामीणता से कोई मतलब नहीं। अध्ययनशील बच्चे जो पढ़ते हैं वो जरूरी नहीं है वो विशिष्ट हों। कुशाग्र बुद्धि वाले, सामान्य बालकों के अलावा चाहे वो मंद बुद्धि हो या तीव्र बुद्धि, कुशाग्र बुद्धि हो, प्रतिभाशाली हो, ये सारे के सारे विशिष्ट होते हैं। तो विशिष्ट बालकों को समायोजन की समस्या आती है, इसीलिए कुशाग्र बुद्धि वाले बच्चे जो हैं समायोजन में समस्या महसूस करेंगे। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन, किसी शिक्षक को यदि लगता है कि उसका विद्यार्थी जो पहले विषय वस्तु को भली प्रकार सीख रहा है उसमें स्थिरता आ गई है, तो इसको उसे क्या समझना चाहिए? पहला ऑप्शन है सीखने की प्रक्रिया की स्वाभाविक स्थिति माननी चाहिए होती है और स्वाभाविक स्थिति को बोलते हैं पठार। ऐसी स्थिति जब सीखना रुक जाता है, स्थिरता आ जाती है, तो उसको क्या बोलते हैं? पठार। ये हो सकता है। विषय को स्पष्टता से पढ़ाना चाहिए, ये तो नॉर्मली ही करना चाहिए, ये केवल किसी स्थिति विशेष में नहीं। तो विद्यार्थी को प्रेरित करना चाहिए, उपचारात्मक शिक्षण करना चाहिए। इनमें जो बेस्ट आंसर है वो बेस्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए कि यदि किसी बालक के सीखने में कोई स्थिरता आती है तो उसको एक नॉर्मल प्रक्रिया समझनी चाहिए, क्योंकि सीखने में पठार एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। ठीक है। तो अगला क्वेश्चन है, अपनी कक्षा के एक विद्यार्थी की प्रवृत्ति को यदि शिक्षक बदलना चाहता है तो उसे क्या करना चाहिए? विद्यार्थी की प्रवृत्ति को बदलना है, तो प्रवृत्ति को बदलने का सबसे अच्छा तरीका है कि उसके आसपास के लोगों की प्रवृत्ति को बदला जाए। तो इसका जो सही आंसर है उसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी कि उसके समूह के सभी सदस्यों की प्रवृत्ति बदलनी होगी। इसके अलावा इनमें से और कोई भी आंसर इतना सटीक नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि विकास का वही संबंध परिपक्वता से है जो उद्दीपन का खाली स्थान से है। तो उद्दीपन का संबंध किससे है? प्रतिक्रिया से। प्रतिक्रिया।
जब विकास होगा तो व्यक्ति में परिपक्वता आएगी। इसी प्रकार जब किसी के सामने उद्दीपन होगा तो उसकी प्रतिक्रिया जरूर आएगी। तो अगला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, पियाजे मुख्यतः खालिस्तान के क्षेत्र से संबंधित है। बहुत जाना हुआ क्वेश्चन है। ज्ञानात्मक विकास या संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है। संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है पियाजे। और संज्ञानात्मक विकास में इन्होंने बौद्धिक विकास के कितने चरण दिए हैं? 4 चरण दिए हैं। पहला चरण कौन सा है? संवेदी प्रेरक अवस्था, फिर पूर्व संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक और औपचारिक संक्रियात्मक। 0 से 2, 2 से 7, 7 से 11 और 11 से 15। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, इसमें एक और ऑप्शन है नैतिक विकास। तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत दिया है, हालांकि जीन पियाजे ने और ब्रूनर ने भी नैतिक विकास में काम किया है, लेकिन जिसको सही तरीके से एक्सप्लेन किया है नैतिक विकास को वो है कोहलबर्ग। कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत को या नैतिक विकास को 3 वर्गों में बांटा है। एक तो पूर्व परंपरागत स्तर, एक है परंपरागत स्तर और एक है उत्तर परंपरागत स्तर। तो ये पूछ लिया जाए कि नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये कोहलबर्ग ने दिया है। इसको 3 स्तरों में बांटा है और हर एक स्तर में 2-2 चरण होते हैं। इस तरह से 6 चरण हो जाते हैं। ठीक है, इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे जब डिटेल में हम इसको पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आता है कि जब कभी 2 या अधिक व्यक्ति एक साथ मिलते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं तो वे एक सामाजिक समूह का निर्माण करते हैं। सही बात है। यह कथन कैसा है? अच्छा, ये बताना है कि ये कैसा है, सत्य है या असत्य है। तो ये कथन सत्य है। जब 2 या 2 से अधिक व्यक्ति आपस में मिलते हैं, बात करते हैं, तो एक सामाजिक परिदृश्य को निर्मित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया में निम्नलिखित में किसका भली प्रकार ध्यान रखना चाहिए? शिक्षण प्रक्रिया में किसका ध्यान रखना चाहिए? विद्यार्थियों की सहभागिता। यही सही आंसर है। जहाँ भी आपको ऑप्शन मिल जाता है सक्रिय सहभागिता, वो हमेशा ही सही आंसर होता है, या आप बिना देखे भी लगा सकते हैं। हालांकि आपको देखना है और अन्य आंसर भी पढ़ना है। तो अगला क्वेश्चन, अगला ऑप्शन है कि अनुशासन और नियमित उपस्थिति। नहीं, ये उतना ज़रूरी नहीं है। गृह कार्य की जांच में लगन, ये भी उतना ज़रूरी नहीं है। विषय वस्तु की कठिनाई स्तर, ये भी उतना ज़रूरी नहीं है। तो शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चीज़ क्या है? विद्यार्थियों की सक्रिय सहभागिता। अगला क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित व्यक्तियों से कौन अपने बच्चे या बच्चों को आंतरिक प्रेरणा दे रहा है? सारे ऑप्शन पढ़ते हैं आप कि उन बच्चों को चॉकलेट देने से आंतरिक प्रेरणा नहीं आएगी। नंद कुमार अपने पुत्र को कहानी की पुस्तकें देते हैं, यह भी आंतरिक प्रेरणा नहीं है। अपने पुत्र के जन्मदिन पर गिरजेश जो हैं वो दावत रखते हैं, ये भी नहीं है। अगला है, विज्ञान विषयों में सर्वोच्च अंक पाने पर राकेश कुमार अपने पुत्र की प्रशंसा करते हैं। दोस्तों, आप ये ध्यान रखें कि प्रेरणा में दोनों प्रकार की होती है प्रेरणा, सकारात्मक भी और नकारात्मक भी, या इसको आप बोल सकते हैं कि आंतरिक अभिप्रेरणा और बाह्य अभिप्रेरणा। बाह्य अभिप्रेरणा भी दी जाती है पुरस्कार वगैरह देकर, लेकिन आंतरिक अभिप्रेरणा को बाह्य अभिप्रेरणा से उच्चतर माना जाता है। ठीक है, तो प्रशंसा करने से उसे अंदर आत्मगौरव की भावना जगेगी और वो और अधिक प्रयास करेगा। इसलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। 28 है, बच्चों के सामाजिक विकास में खाली स्थान का विशेष महत्व है। तो सामाजिक विकास में, खासतौर से बालकों के सामाजिक विकास में किसका? खेल का अत्यधिक महत्व है। खेल में शारीरिक विकास के साथ साथ जो सबसे महत्वपूर्ण है वो है सामाजिक विकास। बच्चों में सहभागिता, एक दूसरे के साथ सहसंबंध, एक दूसरे से बातचीत, इन सब चीज़ों का विकास होता है। इसीलिए सामाजिक विकास में जो विशेष महत्व है वो खेल का है। अगला क्वेश्चन है कि भाटिया बैटरी का प्रयोग निम्न में से किसके परीक्षण हेतु किया जाता है? तो भाटिया बैटरी का प्रयोग ये पता होना चाहिए, ये बुद्धि से संबंधित प्रयोग है जिसका विकास किया था चंद्रमोहन भाटिया ने। चंद्रमोहन भाटिया ने कब किया था? 1955 में। 1955 में बुद्धि से संबंधित भाटिया बैटरी का जो है निर्माण किया था चंद्रमोहन भाटिया ने। ये एक सामूहिक बुद्धि परीक्षण है। सामूहिक बुद्धि परीक्षण, बुद्धि परीक्षण 2 प्रकार के हैं, सामूहिक भी हैं और व्यक्तिगत भी हैं। उसमें से ये सामूहिक प्रकार का है। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। बाकी और बुद्धि के चैप्टर में हम उसको डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा जो लास्ट क्वेश्चन है वो है कोहलबर्ग का विकास सिद्धांत। कोहलबर्ग ने, अभी हमने बताया कोहलबर्ग ने किसका सिद्धांत दिया? नैतिक विकास का सिद्धांत। तो ये आपको विशेष तौर पर याद रखना है। और संज्ञानात्मक विकास तो पता है, ये जीन पियाजे हैं, जीन पियाजे। और कभी अगर भाषा विकास से संबंधित पूछ लिया जाए या भाषा विकास का सिद्धांत किसने दिया है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए, नोम चॉम्स्की। ये भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है, सीधा तो क्वेश्चन आता है भाषा विकास से संबंधित सिद्धांत किसने दिया है, तो उसमें प्रमुख सिद्धांत है नोम चॉम्स्की का।
इसके साथ आपके ये 2013 में मनोविज्ञान में आए हुए मनोविज्ञान के सारे प्रश्न हो चुके हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।